हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज हब के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में हम द हिंदू का एनालिसिस करेंगे, न्यूज़ एनालिसिस। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, कितनी अच्छी बात कही है महात्मा गांधी ने कि इफ़ वी वांट रियल पीस इन दिस वर्ल्ड वी शुड स्टार्ट एजुकेटिंग चिल्ड्रंस। दोस्तों, हमारे देश में अभी भी जो पढ़ाई का स्तर है वो इतना ऊंचा नहीं है। लिटरेसी रेट अभी भी 74% तक पहुंच पाई है, जिसे 100% करने में अभी भी हमें काफ़ी दूर जाना है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, हमें एजुकेशन पर बहुत ध्यान देना चाहिए और सभी बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सकें और अपने जीवन में कुछ कर सकें। इसी के द्वारा हमारा खुद का भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा और आगे बढ़कर हम खुद के लिए और देश के लिए कुछ कर पाएंगे। तो पढ़िए और पढ़ाइए और इस एजुकेशन सिस्टम को सुदृढ़ बनाइए। इसी आशा के साथ आइए आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के एनालिसिस में जो सबसे पहली न्यूज़ है वो यास तूफ़ान और उसके द्वारा की गई तबाही से संबंधित है। दोस्तों, यास तूफ़ान के द्वारा जो तबाही की गई है उससे कोस्टल एरियाज़ में, यास तूफ़ान ही नहीं, किसी भी तूफ़ान के द्वारा कोस्टल एरियाज़ में बहुत ही तबाही की जाती है। यहाँ बात यास तूफ़ान की हो रही है, लेकिन हर तूफ़ान के द्वारा ऐसा ही होता है। कोस्टल एरियाज़ को बहुत नुकसान होता है। कई कोस्टल एरियाज़ तो अभी तक समुद्र में मिल भी चुके हैं, समुद्र में सबमर्ज्ड हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि समय से पहले ही पॉलिसीज़ को बना के रखें। आप देखेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले फ़ानी तूफ़ान आया इसी जगह पे मई 2019 में। फिर उसके बाद बुलबुल तूफ़ान आया नवंबर 2019 में। फिर एम्फान आया मई 2020 में। और अब यास अभी आके गया है मई 2021 में। ज़्यादातर जो तूफ़ान हैं मई में ही आए हैं। ऐसी स्थिति में बार बार आते तूफ़ान के बावजूद भी कोई प्री प्लानिंग इधर यहाँ देखने को नहीं मिली है। यहाँ के लोग जो हैं वो अपने घरों को छोड़ने के लिए इधर उधर हो जाते हैं। फिर उसके बाद में तूफ़ान ख़त्म होने पर फिर से अपना नया आशियाना ढूंढते हैं। ऐसी स्थिति में वो अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं या बहुत सारी चीज़ें उनके साथ घटित होती हैं। इस एक्सपर्ट्स की भी यही राय है कि इस स्थिति से बचने के लिए और 12 महीने इस स्थिति को यथावत बनाए रखने के लिए एक प्री प्लानिंग की ज़रूरत है। एक अच्छा प्लान बनाकर हमें इन जगहों को सुरक्षित करना होगा। ये जगह जो नेचुरली भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और देश की जनता के हिसाब से भी हमें इनकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए। इसलिए सरकार को चाहिए कि कोई ठोस कदम उठाकर और इनके लिए कोई राहत पैकेज भी हमेशा नुकसान होने के बाद में ही दिया जाता है, उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इसलिए ये न्यूज़ इसी पर आधारित है कि किस प्रकार हम इन आने वाले चक्रवातों से लड़ सकते हैं, इन तूफ़ानों से लड़ सकते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर से लड़ सकते हैं। प्री प्लानिंग के जरिए हमें ठोस कदम इस दिशा में उठाना ही होगा। दोस्तों, इस न्यूज़ में कुछ टर्म्स का यूज़ हुआ है जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। सबसे पहले इसमें यूज़ हुआ है घोरामारा द्वीप। घोरामारा द्वीप क्या है? यह बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन डेल्टा परिसर में कोलकाता से 92 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। हर बार एक नए तूफान के द्वारा इसमें तबाही आती है और द्वीप की स्थलाकृति बदल जाती है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, घोरामारा का कुल क्षेत्रफल वर्ष 1975 में 8.51 वर्ग किलोमीटर था, जो कि वर्ष 2012 में 4.43 वर्ग किलोमीटर रह गया है। देखिए दोस्तों, 1975 में इसका एरिया जो था वो 8.51 वर्ग किलोमीटर था, जो कि अब घटकर 2012 में 4.43 रह गया है। लगभग लगभग आप देखेंगे तो आधा सा ही हो गया है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित द्वीप के तेजी से क्षरण में उन सभी का ध्यान खींचा है जो यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि समुद्र का बढ़ता स्तर और जलवायु परिवर्तन जीवन और प्रवास पैटर्नों को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। दोस्तों, अभी रिसर्च तो इस फील्ड में काफ़ी हो रहा है, सब लोग समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।
आपको घोरामारा द्वीप की लोकेशन मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये जो एरिया है ये घोरामारा द्वीप है। ये सागर आइलैंड है। ये हुगली रिवर यहाँ से निकलती है, जो पश्चिम बंगाल से होकर आती है। हुगली रिवर यहाँ से आकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और इस एरिया, ये जो एरिया है, इस एरिया को घोरामारा द्वीप कहा जाता है। सागर आइलैंड के ये थोड़ा सा ऊपर है और कोलकाता के दक्षिण की तरफ है। तो इसकी जो पोजीशन है वो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है स्वागा द्वीप। जैसा कि मैंने आपको अभी इस मैप में दिखाया है, सागर मैप, सागर आइलैंड जो है ये वाला सागर आइलैंड है। इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। इसमें पहला है सागर द्वीप, जिसे सागर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। गंगा डेल्टा का एक द्वीप है। यह कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर दूर है और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय शेल्फ पर स्थित है। दूसरा, यह द्वीप भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के दक्षिण 34 परगना जिले के काकद्वीप उपखंड में सागर सीडी ब्लॉक पर बनता है। हालांकि सागर द्वीप सुंदरबन का एक हिस्सा है, लेकिन इसमें कोई बाघ निवास या मैंग्रोव वन या छोटी नदी, सहायक नदी नहीं है, जैसा कि समग्र सुंदरबन डेल्टा की विशेषता है। दोस्तों इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि आप जो सागर आइलैंड है उसमें वो सुंदरबन का तो एरिया है, लेकिन यहाँ पर कोई मैंग्रोव नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई बाघ की प्रेजेंस है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुंदरबन के किस एरिया में बाघ नहीं है या मैंग्रोव नहीं है या कोई नदी नहीं है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा यह द्वीप हिंदू तीर्थ स्थल है। हर साल मकर संक्रांति के दिन सैकड़ों हजारों हिंदू गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। यहाँ कपिल मुनि का एक मंदिर है जहाँ पर सब लोग पूजा करने आते हैं। ये एक पौराणिक कथा पर आधारित मंदिर है दोस्तों, जहाँ पर कपिल मुनि जो ऋषि थे उनका मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। ये एक तीर्थ स्थल ही है और यहाँ पर भी काफ़ी लोग पवित्र स्नान करने के लिए आते हैं। इस पवित्र स्थान पर जो मेला लगता है दोस्तों, उसे गंगा सागर मेला कहा जाता है। इस मेला गंगा सागर मेला और तीर्थ यात्रा प्रतिवर्ष सागर द्वीप के दक्षिण सिरे पर आयोजित की जाती है। यहाँ गंगा बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है और इस संगम को गंगा सागर कहा जाता है। संगम के पास पवित्र कपिल मुनि का मंदिर है। इस मंदिर के पास ही जो मुहाना है वहाँ पर यह कार्य किया जाता है। पवित्र स्थान पर डुबकी लगाने के लिए कुंभ के बाद यहीं सबसे ज़्यादा भीड़ लगती है दोस्तों। तो आप इसे पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस न्यूज़ में ग्रुप ऑफ स्टडी रिलीफ कोविड-19 के लिए जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होता है, एक मंत्रियों का समूह है, उसका गठन किया गया है। ये मंत्रियों का समूह कोविड-19 की जो सेकेंड वेव चल रही है उसके लिए जीएसटी में क्या रिकमेंडेशन दी जानी चाहिए, क्या वेवर दिए जाने चाहिए और कहाँ बढ़ाना चाहिए, कहाँ घटाना चाहिए, इसके बारे में अपने सुझाव जीएसटी काउंसिल को सौंपेंगे। इस जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग है वो 8 जून को होने वाली है। उससे पहले इन्हें अपने जितने भी सुझाव हैं वो सौंपने हैं। मेघालय के चीफ मिनिस्टर जो कॉनरेड संगमा हैं उसे इस मंत्रियों के समूह का संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा गुजरात के चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर नितिन पटेल और अजीत पवार को भी इसमें सदस्य बनाया गया है। ये सभी आपसी सलाह मशविरा से जीएसटी काउंसिल के सामने क्या क्या रिकमेंडेशन पेश करनी है उसका एक खाका तैयार करेंगे। उसके बाद में जीएसटी काउंसिल में ये रिकमेंडेशन पेश की जाएंगी। हालांकि ये जो मंत्रियों का समूह है वो इस खाली रिकमेंडेशन देने के लिए ही अधिकृत किया गया है और जो फाइनल डिसीजन है, अंतिम डिसीजन है, वो जीएसटी काउंसिल ही लेगी। तो उसके बारे में यह न्यूज़ है। तो देखते हैं कि क्या चेंजेस जीएसटी काउंसिल इन रिकमेंडेशन पे करती है।
दोस्तों, फिक्की के बारे में आपने सुना होगा। फिक्की एक संस्था है जो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नाम से जानी जाती है। यह भारत के व्यापारिक संगठनों का एक संघ है। इसकी स्थापना वर्ष 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठक्कर के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिक्की के बारे में यह कुछ जानकारी है जिसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, इस न्यूज़ में कुछ ऐसा विशेष नहीं है। बस जो केंद्र की और ममता बनर्जी की जो सरकार है पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर जो लड़ाई है वो अभी भी जारी है। और इसमें बेसिकली इस न्यूज़ में ये है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव का केंद्र सरकार की तरफ से एक ऑर्डर जारी कर उनका स्थानांतरण कर दिया गया है और उन्हें केंद्र में बुला लिया गया है। इससे ममता बनर्जी बहुत खफा हैं और उन्होंने इस ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए, निरस्त करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डाला है। लेकिन केंद्र सरकार अभी भी कोई डिसीज़न नहीं ले रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि जो इन अफसर के द्वारा प्रधानमंत्री जी की बैठक में जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी उसमें उनकी इंसल्ट की गई है और ऐसा करके और पद की गरिमा को नहीं मानने का उन पर आरोप लगाया गया है। इसी को बेस बनाकर जो मिस्टर बंदोपाध्याय हैं, मुख्य सचिव हैं थे पश्चिम बंगाल के, उनको केंद्र में बुला लिया गया है। इसका ममता बनर्जी बहुत विरोध कर रही हैं। दोस्तों, सिर्फ आपके लिए यहाँ पे यही जानने की बात विशेष है कि जो एक सिविल सेवा का जो अधिकारी होता है उसको केंद्र में जाने के लिए जो रिकमेंडेशन जो मिलती है वो स्टेट से मिलती है और सेंटर डायरेक्ट रिकमेंड करके अपने पास में किसी अधिकारी को नहीं बुलाता है जनरली। और स्टेट रिकमेंडेशन देकर प्रतिनियुक्ति पर अफसरों को जो भेजती है वो केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर भेजती है। 5 साल का प्रतिनियुक्ति का समय हर अधिकारी को करना ही होता है, ये ज़रूरी समय है। इसके अलावा अतिरिक्त समय के लिए भी राज्य सरकार की परमिशन से कोई अधिकारी केंद्र की प्रतिनियुक्ति पर जा सकता है। तो इसी कारण ममता बनर्जी के द्वारा इसका विरोध किया गया है कि उनका कहना है कि राज्य सरकार से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया है, उनकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए इस आदेश को निरस्त किया जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगली न्यूज़ जो है वो कोविड-19 से संबंधित है। उसका भारत में कोविड-19 की भारत में क्या स्थिति है उसको इस न्यूज़ के द्वारा बताया गया है। तो आइए देखते हैं। और इंडिया में कल 1,60,857 नए कोविड केस रिपोर्ट किए गए हैं और वहीं भारत में इस बीमारी के द्वारा मरने वालों की संख्या 3,482 हुई है। नई डेथ 3,482 हुई है सैटरडे तक। और कंट्री में जो अब तक केस जो रिपोर्ट हुए हैं वो 2,78,79,185 हो गए हैं। वहीं 3,26,000 मौतें हुई हैं। नए केस का जो नंबर है वो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद केरला में है, उसके बाद कर्नाटका में है। देखा जाए तो दक्षिणी भारत में यह सबसे ज़्यादा है। इसके बाद अकेले महाराष्ट्र में 832 मौतें हुई हैं और कर्नाटका में उसके बाद हुई हैं। उसके बाद तमिलनाडु में 486 मौत हुई हैं। कर्नाटका में साउथ इंडिया में ही केसों कोविड-19 की जो केस हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा जो हैं 20 लाख सैंपल जो कलेक्ट किए गए हैं उनका टेस्ट किया गया है। और आप देखेंगे तो लगातार जो शुरुआत से लेकर अब तक जो कोविड-19 का ग्राफ है वो काफ़ी नीचे आया है और ये आकर 22,18,000 तक ये अब आया है, जो कि 7 दिन में काफ़ी रिकवरी है और काफ़ी कवर किया है। वैक्सीनेशन को बढ़ाया गया है। वैक्सीनेशन 7 दिन के एवरेज पे सबसे हाई है और इस प्रकार वैक्सीनेशन के बढ़ने से और लोगों की सावधानी से केसेस को कम किया जा रहा है, लॉकडाउन को कम किया जा रहा है। दोस्तों देखिए,
मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जब से कोविड चालू हुआ है तब से लॉकडाउन की स्थिति के बाद में, स्थिति से पहले यह पीक रहता है। उसके बाद में जैसे जैसे लॉकडाउन किया जाता है वैसे वैसे यह पीक नीचे आता है और फिर उसके बाद यह स्थिति बनती है। दोस्तों, आप लॉकडाउन में जो भी प्रिकॉशंस आपने लिए हैं वह आप बाद में भी उन्हें फॉलो कीजिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज़ करना, इस तरीके के प्रिकॉशन आपको हमेशा अपनाने पड़ेंगे। और फ्री फ्लो में आप अभी नहीं आ सकते हैं, इसलिए अगर आपको इससे बचाव रखना है तो प्लीज़ कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस न्यूज़ में आईआईटी हैदराबाद के कुछ वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ब्लैक फंगस के लिए एक दवाई की खोज की है। और आईआईटी हैदराबाद के ये वैज्ञानिकों ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए एक मौखिक समाधान के बड़े पैमाने पर उत्पादन को मंजूरी दी है, जिससे रोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस निदान के द्वारा मौखिक समाधान रोगियों के लिए आसान चिकित्सा सुविधा प्रदान करेगा। और 60 मिलीग्राम की यह टैबलेट है, जिसके जो काफ़ी सस्ती है और 200 रुपये के लमसम इसकी लागत रखी जाएगी। और वर्तमान में काला ज़र के लिए जो दवाई उपयोग में लाई जाती है, उसके इलाज के लिए जो दवाई उपयोग में लाई जाती है और उसका उपयोग ब्लैक फंगस के इलाज के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसकी उपलब्धता, सामर्थ्यता और इसकी शामिल प्रतिक्रियाओं का अभी तक अध्ययन नहीं किया गया है, इसलिए इसकी नई दवा का खोज करना अति आवश्यक हो रहा था। इसलिए इस शोध के पीछे का विचार समाज की सेवा के लिए समाधान खोजना था, इसलिए इसको विकसित जो किया गया है। इसलिए इसकी जो भी फार्मूला है, जो भी गाइडलाइन है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं रखी जाकर सब बड़े पैमाने पर सबको उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि सभी लोग इसकी दवाई बना सकें। और इस प्रकार ब्लैक फंगस का स्थायी समाधान हम लोगों को मिल पाएगा और इस रोग की वजह से हो रही मौतों को हम लोग कंट्रोल कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह न्यूज़ किसानों के धरने के ऊपर आधारित है। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले वर्ष जो फार्म्स एक्ट लाए गए थे भारत सरकार के द्वारा, उसके विरोध में यह किसान नेशनल हाईवे पर, दिल्ली नेशनल हाईवे पर अपना डेरा डाले हुए हैं। तो उसी के बारे में ये न्यूज़ है। इसमें 5 जून 5 को जो इनका संपूर्ण क्रांति दिवस के रूप में मनाने का इन्होंने निर्णय लिया है। और इस जो मंच का नाम है संयुक्त किसान मंच है, संयुक्त किसान मोर्चा है। इन्होंने यह निर्णय लिया है कि जून 5 को संपूर्ण क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन ये जो तीनों जो फार्म्स एक्ट हैं, उन फार्म्स एक्ट की कॉपी, बर्न कॉपी, जली हुई कॉपी को बीजेपी के सभी एमपी और एमएलएस के घर पहुंचाएंगे। इस तरीके से ये अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे। और इसके अलावा उसी दिन चौधरी चरण सिंह, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्हें भी यह श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और 1979 से लेकर 1918 जनवरी तक लगभग 6 महीने के लिए ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। तो उन्हें भी इस दिन ट्रिब्यूट दिया जाएगा, इनकी तरफ से श्रद्धांजलि दी जाएगी। और सरकार इनके इस लंबे प्रदर्शन के बावजूद भी इन तीनों बिल को वापस लेने के पक्ष में नहीं है। उनका मानना है कि यह किसान के हित में है, जबकि किसानों का मानना है कि यह किसान के हित में नहीं है। इसलिए यह प्रोटेस्ट अभी तक, यह धरना अभी तक जारी है। तो इस न्यूज़ में सिर्फ इतना ही है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फार्म एक्ट्स के बारे में जो चेंज थे वो सब आपको पता है। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस न्यूज़ में जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनके हाल ही में अपने यूएस विज़िट पर, अमेरिका के विज़िट पर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की है। और उन्होंने वहाँ पर कोविड की वैक्सीन और भारत चाइना के बॉर्डर इश्यू
और अन्य कई जो विषय हैं उनके ऊपर चर्चा की है। और इस चर्चा में उन्होंने बताया है कि हर मुद्दे पर चर्चा हुई है, लेकिन चर्चा में क्या डिटेल रही है वो इन्होंने ज़्यादा मीडिया से बात नहीं की है। तो देखते हैं कि इस चर्चा का आगे क्या निष्कर्ष निकलता है। दोस्तों, इस न्यूज़ में नेहरू जी से रिलेटेड यह न्यूज़ है। और इस न्यूज़ में बताया गया है, ये एक जनरल आर्टिकल है। इस न्यूज़ में बताया गया है कि 1958 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो डिपार्टमेंट थे वो जवाहरलाल नेहरू के पास में ही हुआ करता था। इसमें उन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी जिसे स्टेटमेंट ऑफ सर्विसेज ऑफ ऑफिसर्स ऑफ ब्रांचेस ए एंड बी कहा गया था। इसका नाम था यह भारतीय विदेश सेवा के जो अफसर थे उनका एक डॉक्यूमेंट था कि इस सेवा में कौन कौन से अफसर हैं और कौन कौन से अफसर इस सेवा में अभी तक कार्य करते हैं, उनकी एक संपूर्ण लिस्ट थी उस समय की। तो इस सेवा को एक बुक में रूपांतरित किया गया था इन सभी के नाम को, जिस बुक का यह नाम दिया गया है स्टेटमेंट ऑफ सर्विसेज। और इस बुक के नाम में सिर्फ इस आर्टिकल में सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित बुक का नाम देके कि यह इसका कंटेक्स्ट क्या है, यह किससे संबंधित है या किसने लिखी है या किसके समय में लिखी गई है। तो आप ध्यान रखिएगा कि भारतीय विदेश सेवा से संबंधित जो भी अधिकारी थे ये उनका एक डाटा बैंक था और इसमें उन अधिकारियों की सारी डिटेल हुआ करती थी और इसलिए उन्होंने इसे तैयार किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कोविड-19 का जैसा कि समय चल रहा है अभी, तो इस समय में सरकार ही नहीं और कई एनजीओज़ और सामान्य पब्लिक भी जन सेवा के कार्यों में लगे हैं। और इसी तरीके से एक ये तस्वीर देखने को मिली है जिसमें वॉलंटियर कश्मीर वेलफेयर ट्रस्ट के कुछ वॉलंटियर्स हैं जो लोगों को खाना खाने के पैकेट पहुंचा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। जो भी डल लेक में जो बोट्समैन होते हैं वो अपना काम करके जब भी आते हैं तो उन्हें खाने के पैकेट दिए जाते हैं, इस तरीके से उनकी सेवा की जाती है। तो डल लेक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जानने चाहिए। डल झील एक प्रसिद्ध झील है। यह जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसमें 4 प्रमुख जलाशय हैं जिसमें पहला गगरीबल, लोकुंड डल, बोट डल और नागिन है। लोकुट डल के मध्य के रूप में रूपलंक द्वीप है। रूपलंक द्वीप दोस्तों याद रखिएगा, रूपलंक द्वीप है जो लोकुट डल के मध्य में है तथा बोट जलधारा के मध्य में सोनालंक द्वीप है। ध्यान में रखिएगा इसको, बोट डल जलधारा के मध्य में सोनालंक द्वीप है जबकि लोकुट डल के मध्य में रूपलंक द्वीप है। तो डल झील के बारे में यह कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा डल झील की जो लोकेशन है उसे भी दोस्तों ध्यान में रखिएगा। ये जम्मू कश्मीर के यहाँ पे श्रीनगर है, इस एरिया में ये डल लेक होती है। डल लेक यहाँ पे सिचुएटेड है तो इसकी लोकेशन भी ध्यान रखिएगा। ये भारत का जो आप देख रहे हैं ये बॉर्डर है, इधर पाकिस्तान का बॉर्डर है और इधर से लगता हुआ ये अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है। इस तरीके से भारत का ये मैप आप देख रहे हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर है। जम्मू कश्मीर यहाँ पर है, ये श्रीनगर है और यहीं पे डल लेक है। तो इसकी लोकेशन भी आप ध्यान रखिएगा। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, इस न्यूज़ में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में लाया गया था उसके तहत जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो कम्युनिटीज़ हैं उनको जो सिटीजनशिप देने के लिए 13 कलेक्टर्स को ऑथराइज़ किया गया है। ये कलेक्टर्स गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा और पंजाब राज्य के हैं। इन 13 कलेक्टरों को ऑथराइज़ किया गया है कि वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो सिटीजनशिप दी जानी है, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनको सिटीजनशिप दें और उनके ऑथराइजेशन पे सर्टिफिकेट इशू करें। तो ध्यान में रखिएगा, ये 6 ज़िलों के जो कलेक्टर्स हैं उनको ऑथराइज़ किया गया है जिससे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं उन्हें नागरिकता मिल पाए। और
इस न्यूज़ में सिर्फ इतना ही है। तो दोस्तों आज के न्यूज़ एनालिसिस में सिर्फ इतना ही है आज के लिए। दोस्तों हम आपके लिए तीन वीडियो पूरे सप्ताह में लेके आते हैं, जिसमें द हिंदू एनालिसिस और पीआईबी एनालिसिस हम रोज़ाना आपको उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में जो करंट अफेयर्स है, जो सामान्य ज्ञान है, उसका वीडियो हम आपको हर रविवार को उपलब्ध कराएंगे। तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें उनके लिए ध्यान में रखकर ही यह सारा जो डाटा तैयार किया जाएगा और यूपीएससी के अकॉर्डिंग ही तैयार किया जाएगा। तो मेरी आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।